नमस्कार आप सबको। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 12th के हिस्ट्री का 13 चैप्टर जो कि है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पे हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार आपसे पिछले कुछ वर्षों में पूछे भी गए हैं। राइट, तो याद रखिएगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ हम यहाँ पे अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि भाई 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने भारत में कुछ बदलाव देखे। ऐसे किन्हीं दो परिवर्तनों का उल्लेख करना है। ये सीबीएसई बोर्ड में 2011 में पूछा गया था, याद रखना है। तो यहाँ पे 1915 में एक भारतीय बैरिस्टर ने दक्षिण अफ्रीका में अपना करियर छोड़ने और अपने देश लौटने का फैसला लिया था। भारतीय बैरिस्टर मतलब गांधी जी की यहाँ पे बात हो रही है। गांधी जी पेशे से वकील थे और आप बोल सकते हो दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले उन्होंने रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, सत्याग्रह चलाया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत लौटा जाए और भारतीय लोगों ने भी गांधी जी को वापस बुलाया ताकि वो भारत में भी आके कुछ बदलाव करें। जब मोहनदास करमचंद गांधी मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे तो वे ना तो महात्मा थे और ना ही बापू थे। अगर हम बात करें कि इससे पहले वो पेशे से वकील थे। महात्मा तो अगर हम बात करें तो भाई महात्मा नाम किसी और ने दिया था जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, और ना ही उनको बापू के नाम से जाना जाता था। फिर भी ना जाने क्यों कई लोगों को यह उम्मीद थी कि यह व्यक्ति अपने गैर पारंपरिक तरीकों से भारत को अंग्रेजों की गुलामी से पूर्ण रूप से मुक्त करा देगा। उसने भारतीयों को निराश नहीं किया। मतलब गांधी जी ने बिल्कुल भारतीयों को निराश नहीं किया। इसे इतिहास की विडंबना ही कहा जाएगा कि गांधी जी जब भारत लौटे तो उनका स्वागत एक समारोह में बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है कि भाई हमारे को दो परिवर्तन बताने हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि भाई निम्नलिखित परिवर्तन है, जिसमें से हम पहला यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राजनीतिक अर्थों में भारत कहीं अधिक सक्रिय था। प्रमुख शहरों और कस्बों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं स्थापित हो चुकी थी। मतलब आप बोल सकते हो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि भाई राजनीतिक अर्थों में भारत बहुत ज़्यादा अधिक सक्रिय भी हो चुका है। और यहाँ पे जो प्रमुख शहर हैं और कस्बे जो हैं, यहाँ पर कांग्रेस की शाखाएं जो है स्थापित हो चुकी है, ब्रांचेस स्थापित हो चुकी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधार ने विशेष रूप से मध्य वर्गों में ज़्यादा वृद्धि दर्ज की थी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए, कोई से भी आप दो यहाँ पर लिख सकते हो। अगले हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर, नमक मार्च क्यों उल्लेखनीय है। मतलब दांडी यात्रा आप बोल सकते हो क्यों उल्लेखनीय है, नमक आंदोलन क्यों उल्लेखनीय है। किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करना है जो कि ऑल इंडिया 2011 में पूछा गया था। मतलब संपूर्ण भारत में ये प्रश्न पूछा गया था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विरोध के प्रतीक के रूप में नमक का चुनाव गांधी जी की सामरिक बुद्धि का एक उल्लेखनीय संकेत है। मतलब जब गांधी जी ने नमक यात्रा शुरू की, दांडी आंदोलन जब उन्होंने स्टार्ट किया, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसे प्रतीक के रूप में चुना गया जिसमें अंग्रेजों की सत्ता पूर्ण रूप से लड़खड़ाने वाली थी। दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 24 दिन का यह अहिंसा मार्च 6 अप्रैल को दांडी पहुंचा और अंग्रेजों का बनाया नमक कानून जो है पूर्ण रूप से तोड़ दिया। अब नमक कानून के अंतर्गत ये बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पर नमक तैयार नहीं कर सकता। अगर नमक तैयार करेगा तो वो गैर कानूनी होगा। अगर आपको नमक का उपयोग करना है तो आपको बाजार से खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए गांधी जी ने बोला कि नमक जो है हर व्यक्ति यूज करता है, ऊंचा व्यक्ति हो या फिर नीचा व्यक्ति हो, गरीब हो अमीर हो, हर व्यक्ति यूज करता है। तो आप ऐसा कानून नहीं ला सकते। तो गांधी जी ने इसलिए आप बोल सकते हो कि अपनी नमक यात्रा स्टार्ट की थी। अब यहाँ पे दो पॉइंट आप लिख सकते हो। नमक सत्याग्रह की शुरुआत करीब 80 लोगों के साथ हुई थी। जैसे जैसे यह यात्रा अहमदाबाद से दांडी की तरफ बढ़ी वैसे वैसे इसमें 390 किलोमीटर लंबी यात्रा में लोग जुड़ते हुए चले गए। दांडी पहुंचने तक इस अहिंसक नमक सत्याग्रह में 50,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। नमक को अपना लक्ष्य बनाकर वह राष्ट्रीय आंदोलन में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी प्राप्त करना चाहते थे, जो कि उनको जनता की भागीदारी प्राप्त हुई भी। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी के भाषण के महत्व को बताएं। तो अगर आपको पता हो कि 1916 में गांधी जी भारत आए थे और सबसे पहले उन्होंने बनारस की यूनिवर्सिटी में अपना भाषण दिया था। ये ऑल ओवर इंडिया 2008 में पूछा गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी का भाषण इस बात का द्योतक था कि भारतीय राष्ट्रवाद, वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे अभिजात वर्ग का निर्माण था। मतलब आप बोल सकते हो कि गांधी जी जब उस विद्यालय में पहुंचे, जब उनके भाषण देने की बात आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर वकील, डॉक्टर, जमींदार, अभिजात वर्ग इन्हीं सब के बच्चे हैं और वही सारे लोग थे। इसके अलावा गांधी जी की इच्छा की यह पहली सार्वजनिक घोषणा भी थी कि वह राष्ट्रवाद को समग्र रूप से भारतीय लोगों को अधिक उचित समझा जाए।
क्यों? क्योंकि गांधी जी ने जब वहाँ पे देखा कि यहाँ पे वकील, डॉक्टर, जमींदार, अभिजात वर्ग हैं, कुलीन वर्ग हैं, यहाँ पर देश के मुख्य लोग तो हैं ही नहीं। देश के मुख्य लोग उन्होंने गरीब वर्गों को बताया, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। गांधी जी को ये पता था कि अगर गरीब वर्ग नहीं है तो भारत को चेंज नहीं किया जा सकता है। राइट, आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा पांचवा प्रश्न है, 1930 का नमक मार्च पहली घटना थी जिसने महात्मा गांधी को विश्व विश्व रूप में ध्यान में लाया। स्वराज के लिए इस आंदोलन का महत्व समझाएं, जो कि ऑल ओवर इंडिया 2015 में पूछा गया था। या फिर इसको दूसरे वे में भी पूछा जा सकता है, दांडी मार्च की प्रमुख घटनाओं को स्पष्ट कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसका क्या महत्व है। ये भी ऑल ओवर इंडिया 2008 में पूछा गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, 26 जनवरी 1930 को गणतंत्र दिवस मनाया गया था। अगर हम बात करें कि हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अलग अलग स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, देशभक्ति के गीत गाए गए थे, और इस दिन के पालन के बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि नमक कानून को तोड़ने के लिए 1 मार्च का नेतृत्व करेंगे। मतलब 1 मार्च मतलब आप बोल सकते हो नमक जो मार्च उन्होंने स्टार्ट किया था, सत्याग्रह जो उन्होंने स्टार्ट किया था। ब्रिटिश इंडिया में सबसे ज्यादा नापसंद किए गए कानून था कौन सा? नमक वाला कानून जो था, जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। और ब्रिटिश इंडिया में सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला कानून यही था कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति इस कानून नमक का यूज करता है, तो आप इस नमक पर कैसे कर लगा सकते हैं, कैसे इस पे कानून बना सकते हैं। तो लोग जो थे वो भी इससे नाखुश थे। इसलिए गांधी ने सोचा कि ये मार्च जो है वो बहुत बढ़िया है, जहां पर हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। वह कानून जिसने नमक के निर्माण और बिक्री में राज्य को एक अधिकार दे दिया, एक ऐसा कानून था जिसमें राज्य को यह अधिकार दे दिया कि आप नमक बनाओ और लोग आपसे खरीदेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने के लिए देश में परिस्थितियां बहुत अनुकूल हो गई थी। आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। गांधी जी ने अपने 78 सिर्फ 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, एक गांव तक पैदल चलना स्टार्ट किया था। साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूर सूरत जिले में समुद्र के किनारे स्थित है। गांधी जी द्वारा नमक कानून का उल्लंघन सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा की गई थी। शुरुआत का शुरुआत का एक संकेत था, जल्दी ये आंदोलन जंगल की तरह आग, मतलब जंगल में आग की तरह पूरी तरह से फैल गया। क्यों? क्योंकि जैसे आप समझिएगा कि जब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की तो उसमें सिर्फ 80 अनुयायी थे। राइट, और जब वो यात्रा के लिए पहुंचे तो आप बोल सकते हो कि लोगों के पास ये अफवाह या फिर बोल सकते हो बात बहुत जल्दी पहुंच गई कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई है। तो यहाँ पर ये बात बहुत तेजी से फैलने लग गई। गांधी जी की दांडी यात्रा भारत की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत कारणों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे इस मार्च ने गांधी जी को पूरे विश्व के आकर्षक का केंद्र भी बना दिया था। यूरोपीय प्रेस और अमेरिकी प्रेस ने गांधी जी द्वारा आयोजित नमक मार्च का विस्तृत लेख प्रकाशित किए थे। लेकिन यहाँ पे यही आप बोल सकते हो, यही वो प्रेस थी जिसने गांधी जी की इंसल्ट की थी। मतलब इसी प्रेस ने बोला था कि एक बूढ़ा व्यक्ति धोती कुर्ता पहन के हाथ में लाठी लेके निकला है, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ उनका कानून तोड़ना चाहता है। लेकिन गांधी जी ने जब वो कानून तोड़ा तो इसी प्रेस ने गांधी जी की आप बोल सकते हो कि काफी ज्यादा तारीफ की। यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया था। प्रसिद्ध समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को सलाह दी कि वह आंदोलन को केवल पुरुष लोग तक सीमित ना रखें, मतलब सिर्फ इसमें पुरुषों को ही ना मिलाएं, औरतों को भी इसमें मिलाया जाए, इस आंदोलन में जोड़ा जाए। कमला देवी सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने नमक और शराब कानूनों का उल्लंघन किया और सामूहिक रूप से गिरफ्तारी भी दी। यहाँ पे जब आप बोल सकते हो कि दांडी यात्रा हुई थी तो कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिसमें से गांधी जी एक थे, क्योंकि ये अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उसको तोड़ा गया था। तो मतलब आप बोल सकते हो इलीगल कार्य किया था। नमक आंदोलन के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों को यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि उनका अधिकार भारत में स्थायी नहीं रहने वाला था और अब उन्हें सत्ता में भारतीयों को कुछ भागीदारी देनी ही पड़ेगी। अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था, वरना ये और भी ज्यादा आंदोलन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। राष्ट्रवाद के इतिहास में गांधी जी की पहचान अक्सर राष्ट्र निर्माण के रूप में की जाती थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। सीबीएसई बोर्ड 2014 में पूछा गया था। व्याख्या कीजिए कि गांधी जी ने 1922 तक भारतीय राष्ट्रवाद को किस प्रकार रूपांतरित किया। सीबीएसई बोर्ड 2010 में पूछा गया था। मतलब अलग अलग वे में एक ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1919 से लेकर 1947 की अवधि
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हो यहीं से सारे के सारे आंदोलन जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे चालू हुए थे। हालाँकि आंदोलन जो थे वो 1916 से ही स्टार्ट हो गए थे। 1916 में, 17 में, 18 में, राइट? आप बोल सकते हो अहमदाबाद और खेड़ा में भी उन्होंने आंदोलन किया था, बिहार के चंपारण में भी किया था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था, 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया था। तो बहुत सारे आंदोलन हुए थे। 1900 के बाद की अवधि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये भारतीय स्वाधीनता संग्राम का तीसरा और अंतिम चरण था। यह उस अवधि के दौरान था जब एक महान व्यक्तित्व ने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में प्रवेश किया था, मतलब गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे कई हथियारों के साथ और जल्द ही राष्ट्रीय आंदोलन के पिता भी बन गए। मतलब गांधी जी के मुख्य हथियार कौन से थे? सत्य, अहिंसा। कौन कौन से? सत्य और अहिंसा, ये उनके महत्वपूर्ण हथियार थे और जल्दी वो राष्ट्र के पिता भी बन गए। इस अवधि को आमतौर पर गांधी युग के रूप में जाना जाता है। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति को बेदखल कर दिया और यह एक जन आंदोलन भी बन गया था। मतलब आप बोल सकते हो जनता भी इसमें पूर्ण रूप से शामिल हो गई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के सिद्धांत पर आधारित संघर्ष की अपनी नई तकनीक का पालन करते हुए जनता के राष्ट्रीय आंदोलन में बदलाव किया। मतलब यहाँ पे जनता जुड़ गई, इसलिए आप बोल सकते हो उसको जन आंदोलन भी कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की सक्रिय भागीदारी के साथ भारतीय राष्ट्रवाद ने अपने स्वरूप में एक परिवर्तन देखा। गांधी जी की जन अपील निसंदेह वास्तविक थी। उनके कुशल नेतृत्व के गुणों ने भारतीय राष्ट्रवाद के आधार को व्यापक बनाने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया था। इसका नतीजा ये हुआ, पहले राष्ट्रवाद से अछूत थे सामाजिक समूह अब इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। मतलब वो समाज जो कि लोगों द्वारा अछूत समझे जाते थे, जो कि लोगों द्वारा गरीब समझे जाते थे, मतलब आप बोल सकते हो एक निम्न वर्ग। हजारों किसान, मजदूर और दस्तकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया, मतलब गरीब लोगों ने। इसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन में आम जनता ने भी महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। दिल्ली में लगभग 1600 महिलाओं ने शराब की दुकान पर धरना दे दिया। ठीक उसी तरह भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन बन गया। इसमें सैकड़ों हजारों आम भारतीयों ने भाग भी लिया था। इस प्रकार गांधी जी के अनुयायियों और प्रशंसकों में किसान और अमीर उद्योगपति दोनों शामिल हो गए थे। इस प्रकार गांधी जी के तहत राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया था। आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ पे अलग अलग वे में पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए जिसमें हम गांधी जी के राजनीतिक जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकें। ऑल ओवर इंडिया 2014 में पूछा गया था। या फिर दूसरे वे में हम बात करें, विभिन्न प्रकार के उपलब्ध स्रोतों ने इतिहासकारों को गांधी जी के राजनीतिक जीवन और उससे जुड़े राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के पुनर्निर्माण में किस प्रकार मदद की है समझाएं। सीबीएसई बोर्ड 2013। या फिर उन स्रोतों की व्याख्या कीजिए जिसमें हम गांधी जी के राजनीतिक जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। सीबीएसई 2012 में पूछा गया था और ऑल ओवर इंडिया 2011 में भी पूछा गया था। इसी के साथ अलग वे में और है, गांधी जी के बारे में जानने में आत्मकथाएं, सरकारी अभिलेख और समाचार पत्र किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं, व्याख्या करें। ऑल ओवर इंडिया 2010। अलग अलग प्रकार के स्रोतों का परीक्षण करें जिसमें गांधी जी के राजनीतिक जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। सीबीएसई 2009 में पूछा गया था। 3 अलग अलग प्रकार के स्रोतों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा हम गांधी जी के बारे में जान पाते हैं। उनकी व्याख्या करते समय सामने आने वाली कोई 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए। सीबीएसई बोर्ड 2008 में पूछा गया था। तो ऐसे ये वाला प्रश्न जो है याद रखना है कि गांधी जी के बारे में हमारे को कैसे जानकारी मिलती है, बस ये वाला प्रश्न याद रखिएगा, अलग अलग वे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई, निजी पत्र और आत्मकथाएं हमें व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। बिल्कुल करती हैं। इनकी सहायता से हम संबंधित व्यक्ति की विचारधारा और करियर का लगभग सटीक अनुमान ले सकते हैं। भाई निजी पत्र जो उनके द्वारा लिखे गए हों, उनकी आत्मकथाएं, उनके बारे में जो लिखा हुआ है, बायोग्राफीज जो है, उनसे हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें गांधी जी के पत्र और उनकी आत्मकथा, हमें गांधी जी और उनकी विचारधारा को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अब इसमें अलग अलग स्रोतों के बारे में बात करेंगे। जैसे हम पहले बात करेंगे आत्मकथाओं के बारे में। आत्मकथाएं हमें अतीत का लेखा जोखा देती हैं, मतलब जो भी अतीत में हुआ एक इतिहास के बारे में हमारे को बताती हैं, यानी मानवीय विवरणों से पूर्ण रूप से भरपूर होती है। आत्मकथाएं पूर्वव्यापी खाते हैं, जो पहले घटनाएं हो चुकी हैं उसके बारे में पता चलता है, जो स्मृति से बहुत बार लिखे जाते हैं। मतलब हर किसी के दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं, हर कोई गांधी जी की बायोग्राफी अलग अलग वे में लिखता है। वह हमें बताते हैं कि लेखक क्या याद करने में सक्षम होगा, उसने क्या महत्वपूर्ण देखा या याद किया होगा। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं अब भाई निजी पत्र के बारे में। निजी पत्र हमें किसी व्यक्ति
व्यक्ति के निजी विचारों की एक झलक देते हैं। पत्रों में हम देखते हैं कि लोग अपने क्रोध और दर्द, अपनी निराशा और चिंता, अपनी आशाओं और कुंठाओं को इस तरह व्यक्त करते हैं कि वे सार्वजनिक बयानों में खुद को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। मतलब निजी पत्र आप समझिएगा, जैसे हम अपनी पर्सनल डायरी लिखते हैं वैसे ही निजी पत्र होते हैं, जिसमें आप अपने दर्द लिखते हैं, अपने क्रोध लिखते हैं, हमारा डेली लाइफ का जो भी स्केड्यूल होता है, जो भी हमारे साथ इंसिडेंट घटते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें लिखते हैं। तो निजी पत्र भी गांधी जी द्वारा लिखे गए, जो कि वो लोगों द्वारा लोगों के सामने नहीं बोल पाए, वो अपने उन्होंने लिखा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। गांधी जी नियमित रूप से अपनी पत्रिका हरिजन में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों को प्रकाशित करते हैं। नेहरू ने बंच ऑफ ऑल लेटर्स नामक पत्रों का एक संग्रह का संपादन किया था। आगे हम बात करें सरकारी रिकॉर्ड्स के बारे में, उससे भी हमारे को जानकारी मिलती है। पुलिसकर्मियों और अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र और रिपोर्ट उस समय गुप्त थे। मतलब जब गांधी जी को कई बार जेल में भेजा गया, उनके ऊपर जो भी धाराएं लगाई गई, उस समय पूर्ण रूप से वो गुप्त थे, किसी को नहीं बताया गया था। लेकिन जब उन्हें अभिलेखागार में पहुंचाया गया, जहां पर सारे के सारे अभिलेख रखे जाते हैं, ऐसा ही एक स्रोत है 20वीं शताब्दी की शुरुआत से गृह विभाग द्वारा तैयार की गई पाक्षिक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई थी, जानकारी पर आधारित थी, लेकिन अक्सर वही व्यक्त की जाती थी जो अधिकारियों ने देखा या विश्वास करना चाहते थे। नमक मार्च की अवधि के लिए पाक्षिक रिपोर्ट में यह देखा गया है कि गृह विभाग यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी जी के कार्य को जनता से कोई उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली। हालांकि अगर हम बात करें कि जनता जो थी वो बहुत ज़्यादा उत्साह थी, उनको लगता था कि गांधी जी कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए, हमारे को आज़ादी पूर्ण रूप से दिला भी देंगे। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। गांधी जी जहां भी गए, उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में अफवाह फैल गई। उदाहरण सहित इसको स्पष्ट कीजिए, जो कि ऑल ओवर इंडिया 2011 में पूछा गया था। किसान गांधी जी को अपना मसीहा मानते थे, भगवान के रूप में मानते थे, और उन्हें कई लाभकारी और चमत्कारी शक्तियों वाला भी मानते थे। उनकी चमत्कारी शक्तियों को लेकर कई जगह अफवाहें भी फैलने लग गई। कुछ स्थानों पर आम जनता को यह विश्वास हो गया कि उन्हें राजा द्वारा उनके दुखों को दूर करने और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए भेजा है, और उनके पास एक ऐसी शक्ति है कि वह सभी अधिकारी आदेशों को अस्वीकार भी कर सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि लोगों ने ये माना कि भाई जो भी अंग्रेज कानून लेके आते हैं या फिर जो भी अपनी बात रखते हैं, गांधी जी उन सारी बातों को पलट देते हैं। मतलब गांधी जी उन बातों का विरोध करने लग जाते हैं। गांधी जी के पास एक चमत्कारी शक्ति है। कुछ अन्य स्थानों पर यह पुष्टि की गई कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेजी राजा से भी, मतलब अंग्रेजी जो शासन था उनसे भी ज़्यादा अधिक थी। और ये दावा किया गया था कि उनके आगमन, मतलब उनके आने से औपनिवेशिक शासक भय से भाग जाएगा, डर से भाग जाएगा। कई गाँव में यह अफवाह चल रही थी कि गांधी जी की आलोचना करने वालों के घरों को रहस्यमय तरीके से उजाड़ दिया गया है और उनकी खड़ी फसल बिना किसी कारण नष्ट हो चुकी है। मतलब जो भी गांधी जी के खिलाफ जा रहा था, उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी कि मानो कि वो एक चमत्कार हो रही हो। इसलिए गांधी जी को चमत्कारी शक्तियों के रूप में भी देखा गया था कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां भी हैं। गांधी जी किसानों के बीच गांधी बाबा, गांधी महाराज या फिर महात्मा गांधी जैसे नामों से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वह उसे अपना रक्षक मानते थे। मतलब आप बोल सकते हो कि जो गांव वाले थे उन्हें अपना रक्षक मानते थे। वह मानते थे कि केवल वही भू राजस्व की अत्यधिक दर और ब्रिटिश अधिकारियों की दमनकारी गतिविधियों से बचा सकते हैं, जो कि गांधी जी ने करके भी दिखाया। अगला हम यहाँ पे प्रश्न डिस्कस करेंगे। स्पष्ट कीजिए कि क्यों अनेक विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद के महीनों को गांधी जी का सर्वोत्तम समय बताया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझिएगा, जो कि सीबीएसई बोर्ड 2010 में पूछा गया था। आज़ादी के दिन गांधी जी किसी समारोह में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि पूरा देश जो था 1947 को आज़ादी का जश्न मना रहा था, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं कर रहे थे और ना ही उन्होंने झंडा फहराया। इसके बजाय उन्होंने 24 घंटे का उपवास रखा। उन्होंने खुद को समारोह से अलग रखा क्योंकि उनका मानना था कि स्वतंत्रता एक अस्वीकार्य कीमत पर आई है। मतलब जो कीमत नहीं चाहते थे उस कीमत पर आई है। कोई भी नहीं चाहता था कि हमारा देश जो है दो भागों में विभाजित हो जाए, लेकिन उसी के साथ हमारे को आज़ादी मिली थी। और सांप्रदायिकता के कारण भारत के दो धार्मिक समुदाय एक दूसरे के जीवन की तलाश कर रहे थे। मतलब भारत और पाकिस्तान जो था, मतलब आप बोल सकते हो कि दो सांप्रदाय, हिंदू और मुस्लिम, अपने अपने जीवन जीने के लिए अलग देश जा रहे थे, अलग देशों में जा रहे थे। हिंदू हिंदुस्तान में आ रहे थे और पाकिस्तानी, मतलब हिंदू जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान में जा रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी ने स्वयं को राजनीतिक कार्यों और व्यवस्थाओं से अलग रखा। उन्होंने लोगों को शांत करने पर ध्यान दिया क्योंकि उस समय जो सांप्रदायिक की लड़ाई चल रही थी, बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे, जिसमें हमने कलकत्ता में महत्वपूर्ण रूप से देखा था। मतलब आप बोल सकते हो जिस तरह से नालियों में पानी बह रहा था उस समय, उस खून बह रहा था, मतलब सिर्फ सांप्रदायिक की लड़ाई थी। और शरणार्थियों, शिविरों
का दौरा किया और परेशान लोगों की बोल सकते हो कि सांत्वना दी कि भाई आप अगर अपने घर से दूर हो, आप अपने रिश्तेदारों से दूर हो, तो डेफिनेटली आपको अपने घर वालों से मिलवा दिया जाएगा। उन्होंने सिखों, हिंदू और मुसलमानों से अतीत को भूलकर एक दूसरे से मित्रता और सहयोग का हाथ बढ़ाने की अपील की कि बेशक आप अलग अलग राष्ट्र बन चुके हो, लेकिन एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना। उन्होंने कहा कि सबसे बुरा समय बीत चुका है और सभी भारतीयों को सभी वर्गों और पंथों की समानता के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक सोचा कि भारत और पाकिस्तान भौगोलिक और राजनीतिक रूप से बटे हुए हैं, लेकिन दिल से हम दोस्त और भाई होंगे और बाहरी दुनिया के लिए एक होंगे। गांधी जी बंगाल में थे जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। बंगाल में शांति लाने के बाद दिल्ली में चले गए और वह लोगों को सांत्वना देने के लिए पंजाब जाने की इच्छुक थे कि पंजाब में जितने भी लोग फंसे हैं उनको भी दिलासा दें। तो ये कहा जा सकता है कि अपने अंतिम दिनों में गांधी जी राजनीतिक उद्देश्यों के बिना किसी दबाव के शांति लाने के लिए समय बिता रहे थे। वह मानवता की सेवा कर रहे थे, सहानुभूति के हाथों विस्थापित लोगों के कष्टों को कम करने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद के महीनों को गांधी जी का सर्वोत्तम समय बताया, उचित समय बताया, बहुत ही आप बोल सकते हो महत्वपूर्ण समय बताया विद्वानों ने। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे 14 स्पष्ट करें कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में गांधी जी की जन अपील निसंदेह कैसे वास्तविक थी और इसने राष्ट्रवाद के आधार को व्यापक बनाने में उनकी सफलता में किस प्रकार योगदान दिया, जो कि ऑल ओवर इंडिया 2009 में पूछा गया था। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो 1922 तक भारतीय राष्ट्रवाद में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था और गांधी जी लोगों के नेता के रूप में उभरे थे। 1922 के बाद हमने अभी डिस्कस किया था ना, 1919 से लेकर 1947 का वो पल था जो कि जन आंदोलन के रूप में जाना गया था। असहयोग आंदोलन के कारण जनमानस में जो जागृति आई थी, मतलब जनता के मन में जो जागरूकता आई थी, उसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया था। लोग असहयोग आंदोलन में जब गांधी जी का सहयोग देने लग गए, तब गांधी जी को ये लगने लग गया कि जनता हमारे साथ है और ये जन आंदोलन में बहुत जल्दी तब्दील भी होने वाला है। आम जनता गांधी जी की प्रशंसक थी, हमेशा गांधी जी की प्रशंसा करती थी, क्योंकि अन्य नेताओं की तरह गांधी जी भी ना तो आम लोगों से फटे हुए थे, मतलब कटे हुए थे, मतलब आप बोल सकते हो कि जो अमीर लोग थे या फिर जो नेता वगैरह थे, वो आम लोगों से बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे अभी हम बात करें कि कोई भी सीएम वगैरह हो गए, वो आम लोगों से दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है वोट जो है आम लोगों से ही मिलना है। वैसे हमारे गांधी जी थे, गरीब लोगों से बिल्कुल कटे हुए नहीं थे, गरीब लोगों के हमेशा समर्थन में थे और ना ही वह आम जनता से अलग दिखते थे। उनके ऐसे कपड़े थे मानो सिर्फ धोती ही पहन के रखते थे। हालांकि अब आप सभी ने उनकी इमेज तो देखी ही होगी। वह भारत में बहुत ही साधारण रूप में अपने आप को दर्शाते थे, धोती पहनते थे, आम लोगों के बीच में जाते थे। 1921 में अपनी दक्षिण भारत यात्रा के दौरान उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था और गरीबों के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए सूती कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। गांधी जी की सादगी और आम जनता के प्रति उनकी सहानुभूति ने उन्हें आम लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। निसंदेह चरखे वाले गांधी जी भारतीय राष्ट्रवाद की सबसे लोकप्रिय पहचान बन गए थे। गांधी जी द्वारा कताई के काम ने उन्हें मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम के बीच पारंपरिक जाति व्यवस्था के भीतर प्रचलित सीमाओं को तोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक अमीर व्यक्ति भी एक सामान्य लोगों जैसे कार्य कर सकता है, सामान्य लोगों की तरह जी सकता है। मतलब गांधी जी अपने आप को कुछ इस प्रकार दर्शाना चाहते थे कि मानो वो जनता के साथ में और जनता का समर्थन भी करना चाहते हैं। तो अब क्या आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पीडीएफ के लिए आप ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉल कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में।